61 चांदनी का नया रूप देख चौंकी राजबाला। एल्डर रानी और सम्राट खजाने वाले लड़के के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन अचानक ही जलती हुई लौ बुझ गई। उसे बुझा देख एल्डर ने उस लड़के के बारे में कहा कि वह लड़का मर चुका है। लेकिन रानी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। अगर वह लड़का मर भी गया है तो वह उस लड़के को मारने वाले से खजाना लेकर ही रहेगी। रानी वहां पर जाकर खोजबीन करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। ना तो उसे लड़के का मरा हुआ शरीर मिला और ना ही उसे कोई वहां मारने वाला मिला। तो वह एल्डर के जादू पर ही उंगली उठाते हुए बोली कि एल्डर, शायद आपके जादू में ही कोई मिस्टेक हो गई हो, लो हमें कहीं गलत जगह पर लेकर आ गई हो, तो आप एक बार और कोशिश करके देखिए। लेकिन एल्डर ये बात सुनकर भड़क गया। वह एक सुप्रीम लेवल का जादूगर था और सुप्रीम लेवल के जादूगर में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती थी। वह गुस्से से रानी की तरफ बढ़ा तो सम्राट ने बीच में आकर रोक लिया और रानी के दिमाग की हालत थोड़ी खराब बताने लगा और उसको माफ़ करने के लिए कहा। लेकिन पीछे खड़ी हुई रानी तेज आवाज में बोली, सम्राट, तुम भी मुझे पागल समझ रहे हो? तुम खुद सोचो कि जब यहाँ किसी की मौत हुई है तो उसका शरीर कहाँ गया? चलो मान लो शरीर गायब हुआ तो उसे मारने वाला कहाँ गया? चलो मारने वाला भी चला गया तो यहाँ लड़ाई के कुछ सबूत तो होने चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता इनके जादू में कोई मिस्टेक हुई हो? मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं, जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। सम्राट उसकी तरफ शांत रहने का इशारा करते हुए बोला, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? क्यों अपनी जान गंवाने पर तुली हुई हो? अब लगभग सुबह हो गई थी, सूरज भी निकलने वाला था। इधर जय के घर पर नीचे हॉल में राजबाला वही अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। वह अभी भी अपने सिक्कों के गम में थी। अचानक उसे अपने कानों में पायल की आवाज आने लगी। उसने उस दिशा में देखा तो देखती ही रह गई। सामने चांदनी बन ठान कर अपने कमरे से बाहर आ रही थी। आज उसने बड़े ही अजीब कपड़े पहने थे। छोटी हाइट का घाघरा जो घुटनों के ऊपर तक था, उसकी गोरी और चिकनी टांगें साफ नजर आ रही थी। ऊपर पहना हुआ जो उसके नाभि से बहुत ऊपर था, उसकी गहरी और अट्रैक्टिव नाभि और गोरा पेट साफ साफ दिख रहा था। उसके सीने पर रखे हुए तरबूज आज कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे थे, जो ऊपर से सामने वाले को झांक कर देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। उसकी आंखों में लगा गहरा काजल उसकी आंखों को और ज्यादा खतरनाक बन रहा था, बिल्कुल किसी खंजर की तरह। गुलाबी होठों पर लगी हुई लाली जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आ रही हो। खुले हुए बाल, चलने पर मटकती हुई कमर उसे और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। चांदनी का यह नया रूप देखकर राजबाला की आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपना गम भूलकर चांदनी से बोली, ये सब क्या है और कहाँ जा रही हो? इतना बन ठन कर कहीं नाचने गाने वालों की टोली में तो शामिल नहीं हो गई, जो सुबह सुबह चल दी अपना कार्यक्रम शुरू करने? चांदनी, क्या दीदी आप भी? क्या मैं आपको कोई नाचने का आने वाली लग रही हूँ? आप भी ना। मैं तो अपने जय के पास जा रही हूँ। कल वह मुझे इग्नोर करके भाग गया था, अब मैं भी देखती हूँ वह मेरे इस नए रूप को कैसे इग्नोर कर पाता है। आज तो मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगी। अपने इस रूप से आज उसे घायल कर हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। चांदनी की बात सुनकर राजबाला ने अपना सिर पीट लिया और बोली, हे मेरे राम, ये लड़की सच में पागल हो गई है। अगर किसी को अपने प्यार में गिराना ही है तो किसी अमीर जादे को गिराती। ये कहाँ उस फटीचर को अपने प्यार में पागल करने के लिए नाचने गाने वाली बनकर फिर रही है। अरे तुम उस फटीचर से क्या लोगी? उसके आज का पता नहीं तुम्हें क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। वह तुम्हारा शौक भी पूरे नहीं कर सकता। उसका चक्कर छोड़ो और किसी अमीर घर के लड़के को अपने प्यार में पागल करो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन चांदनी कहाँ राजबाला की बात मानने वाली थी। वह तो पहले ही अपने आप को जय के हवाले कर चुकी थी। अब वह किसी और लड़के के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। उसे तो बस हर जगह जय ही दिखता था। वह पैसे से अमीर नहीं हुआ तो क्या हुआ, दिल से तो बहुत अमीर था। वह उसे जी भरकर प्यार करेगा और चांदनी पैसे की नहीं, प्यार की ही भूखी थी। चांदनी ऊपर जय के कमरे की तरफ जाते हुए बोली, दी आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बहुत पहले ही अपना दिल जय को दे चुकी हूं, तो अब किसी और लड़के को अपने प्यार में पागल करना तो दूर देख भी नहीं सकती। राजबाला जोर से बोली, अब जब तुमने बर्बाद होने की ठान ही ली है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जाओ और कर लो अपनी जिंदगी उस फटीचर जय के पीछे भागकर, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चांदनी जय के कमरे के बाहर आकर खुद के बालों को एक बार और ठीक करती है, अपना घाघरा सही किया और दरवाजे को खटखटाया, फिर अपनी कमर को शर्माते हुए हिलाने लगी और जय के दरवाजा खोलने का इंतजार करती है।
लेकिन दरवाजा जय की जगह पर पिंकी ने खोला। ये देख उसके आधे अरमान तो यहीं बिखर गए। पिंकी चांदनी को देख अपना मुंह फाड़ती रह गई। वह अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर बोली, दी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, सच में आपको किसी की नज़र ना लगे। अपनी तारीफ सुन चांदनी शर्माते हुए बोली, क्या सच में मैं सुंदर लग रही हूँ? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? उद्धरण चिन्ह। पिंकी, नहीं दी, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे परीलोक से कोई परी नीचे जमीन पर आ गई हो। उद्धरण चिन्ह। परीलोक का नाम सुन मोहिनी भी बाहर चांदनी को देखने आ गई। आखिर वो भी तो देखे चांदनी आज कितनी सुंदर लग रही है, जो पिंकी ने उसे परीलोक से आई परी कहा है। मोहिनी ने बाहर आकर देखा, चांदनी उसे भी सुंदर लगी, लेकिन परीलोक की परियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती जैसे चांदनी ने पहन रखे थे। तो मोहिनी खुद से बोली, क्या पिंकी तुम भी ना माना कि चांदनी अच्छी लग रही है, पर यह नहीं कि तुम किसी को भी परीलोक की परी कहो। तुम्हें पता नहीं है क्या मैंने कैसे कपड़े पहने हैं? हम ऐसे अपना शरीर नहीं दिखाते। चांदनी, थैंक यू, पर मुझे ये बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ है? मैं उससे मिलने आई हूँ, मुझे उसी से काम है। बेचारी चांदनी को पता ही नहीं था कि जय तो कल से ही गायब है, वो घर पर लौट कर ही नहीं आया। जय के बारे में सुन परी समझ गई कि चांदनी आज इतना बन के क्यों आई है। 62 दानिश दोस्तों को ले गया छोटी रंगभूमि सम्राट के साथ प्यार का नाटक। चांदनी सुबह सुबह बन ठन कर जय को अपने प्यार में पागल करने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनकर उसके दरवाजे पर आ गई, लेकिन जय की बजाय पिंकी ने दरवाजा खोला। पिंकी ने चांदनी की तारीफ की, जिसे सुन चांदनी शर्माने लगी और बोली, मुझे जय से काम है। कहाँ है वो, अंदर है क्या? उद्धरण चिन्ह। जय का नाम सुन छोटी परी मोहिनी समझ गई कि चांदनी आज ऐसे बन ठन कर सुबह सुबह दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही है। जय का सुन पिंकी बोली, नहीं दी, बाबा यहाँ नहीं है, वो कल ही कहीं बाहर अपने काम से गए हैं, बोल रहे थे कि आज शाम तक वापस आ जाएंगे। उनसे क्या काम था ऐसा? अगर जरूरी है तो आप मुझे बोल सकती हो। उद्धरण चिन्ह। जय के बाहर जाने की बात सुन शर्मा रही चांदनी की हिलती हुई कमर रुक गई। ब्लश कर रहे चेहरे पर हल्का गुस्सा नजर आने लगा। वह थोड़ी रूखी आवाज में बोली, नहीं पिंकी, मुझे उसी से काम था, अगर वो आए तो उसे बोल देना, वो आज मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। बोलकर चांदनी अपने पैर जमीन पर पटकते हुए गुस्से में वहां से चली गई। उसे जाता देख पिंकी मोहिनी से बोली, परी दी, अब इन्हें क्या हुआ? अभी तो ये हंसते मुस्कराते बातें कर रही थी, लेकिन अचानक गुस्से में चली गई। मोहिनी मुस्कराते हुए बोली, अभी तुम छोटी हो पिंकी, या तुम्हारे समझ नहीं आएगा, बस इतना जान लो वो अभी बहुत गुस्से में है, उसकी मेहनत जो खराब हो गई। पिंकी चौंकते हुए, मेहनत? कैसी मेहनत? उद्धरण चिन्ह। मोहिनी, तुम ये सब जाने दो और अभी जाकर आराम करो, तुम्हें अब इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। पिंकी कुछ समझने की कोशिश करते हुए दरवाजा बंद कर अपने बिस्तर पर जाकर दोबारा सो गई। उधर गुस्से में सीढ़ियों से उतर रही चांदनी को देख राजबाला बोली, क्या हुआ? अभी तो बड़ी गई थी अपने जय को प्यार में पागल करने, अब मुंह फुला कर क्यों आ रही हो? मैंने तो पहले ही बोला था इस जय का चक्कर छोड़ दो, पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो। चांदनी राजबाला को बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली गई और गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। चांदनी ने गुस्से में अपने सारे छोटे कपड़े उतार कर वापस अपने पुराने कपड़े पहनते हुए अपने आप से कहने लगी, ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला। मैं इसके लिए कितनी मेहनत कर सुबह सुबह तैयार होकर गई, लेकिन ये साहबजादा तो कल से ही गायब है। ये पक्का मेरी वजह से गायब हुआ होगा, या फिर इसका कहीं बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे और उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। आने दो, आज शाम को उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। चांदनी को इस टाइम जय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर इस समय वो सामने आ जाए तो वह उसका बुरा हाल कर देने वाली थी। दूसरी तरफ एल्डर रानी की वजह से गुस्से में था। सम्राट उन दोनों के बीच में खड़ा हुआ था। वो रानी को शांत रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन रानी थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एल्डर बोला, ठीक है, तुमने मेरे जादू के बारे में गलत बोला है, मैं तुम्हें अभी साबित कर बता दूंगा कि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारे पास उसकी और स्पिरिचुअल एनर्जी हो तो मुझे दो। रानी ने एल्डर की तरफ जादुई बोतल फेंक दी। उसने पहले ही अपने पास 2 जादुई बोतल रखी थी। एल्डर ने फिर से वही मंत्र बोला और जादुई बोतल से स्पिरिचुअल एनर्जी उस घेरे पर फेंक दी, लेकिन इस बार लौ तो निकली, लेकिन वह नीचे आते आते बूझ गई। एल्डर, देखा, उसकी जिंदगी का कोई सुराग नहीं है। अब वो लड़का मर चुका है। मेरा काम था उस लड़के से हमारे कुल की रक्षा करना, लेकिन जब वो लड़का नहीं है तो मेरा काम यही खत्म होता है। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है।
एल्डर वहां से जाने लगा, तभी रानी उन्हें रोकते हुए बोली, रुकिए एल्डर, आपने अभी तक साबित नहीं किया है कि वो लड़का मर चुका है। ये लौ तो पहले भी बुझ गई और अब भी इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि वो लड़का मर चुका है। रानी की बात सुन एल्डर को गुस्सा आ गया, उसने अपना हाथ हवा में रानी की तरफ किया। रानी उड़ती हुई एल्डर के पास आ गई। अब रानी की गर्दन एल्डर के हाथ में थी। रानी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। सम्राट ये देख बहुत डर गया। वह एल्डर के सामने झुककर माफी मांगते हुए बोला, एल्डर इसे माफ कर दो, ये खजाने की वजह से पागल हो गई है और कुछ भी बोले जा रही है, प्लीज एल्डर इसे छोड़ दो। लेकिन एल्डर ने उसे थोड़ा और कस के पकड़ और अपने दूसरे हाथ से छड़ी को घुमाया। वही घेरा आसमान में फिर से बन गया। उसके बनने के बाद एल्डर ने रानी को दूर फेंक दिया। एल्डर के हाथ में नीले रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो रानी की थी। एल्डर, तुम्हें सबूत चाहिए था ना, तो ये देखो अब सबूत। एल्डर ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को घेरे में फेंक दिया। रानी घेरे की ओर देखते हुए अपनी गर्दन सहलाकर खड़ी हुई। नीचे गिरने से उसके शरीर में दर्द हो रहा था, वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। सम्राट ने सहारा देकर उसे खड़ा रखा। आसमान के घेरे से एक लौ बाहर आई जो रानी की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे वो पास जा रही थी, लौ तेजी से जल रही थी। वो एक साथ रानी के शरीर में समा गई। समाते ही उसे एक झटका लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। एल्डर, मुझे लगता है कि अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि मेरे जादू में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर होती तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी से निकली लौ तुम्हारे अंदर नहीं समाती। बोलकर एल्डर वहां से तेजी से उड़ गया। अब रानी को भरोसा हो गया था कि वो लड़का सच में मर चुका है। अब उसके लिए परेशानी वाली बात तो ये थी कि अब हेवनली फायर और तीनों लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी किसके पास है। सम्राट उस गुस्सा करते हुए बोला, तुम पागल हो गई थी क्या? वो सुप्रीम ग्रेट मास्टर लेवल के जादूगर थे और तुम उन्हीं के जादू पर सवाल उठा रही थी। सुख मनाओ, वो तुम्हें जिंदा छोड़ गए, वरना एक जादूगर के लिए उसकी जादुई विद्या ही सब कुछ होती है और तुम उनकी जादुई विद्या को ही गलत साबित कर रही थी। रानी खांसते हुए बोली, तो मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही थी, जिससे कि तुम्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े, चाहे वो तुम्हारे पिताजी ही क्यों ना हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और के सामने झुकते हो। रानी की बात सुन उसे भरोसा नहीं हुआ कि रानी उससे इतना प्यार करती थी। उसने रानी को अपने गले से लगाया और बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, पर तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बोलकर रानी एक कुटिल मुस्कान देती है। अब उसकी मुस्कान के पीछे क्या है वो तो वही जाने। जहां वो खड़े थे वहीं उनके पैरों के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। ये लकड़ी को टुकड़ा कुछ और नहीं, दानिश की छोटी रंगभूमि थी। एल्डर वहां पहुंचने से पहले का सीन थोड़ी देर पहले। सभी ने वहां से जाने से मना कर दिया था, लेकिन वो सभी मिलकर भी एल्डर का सामना नहीं कर सकते थे। तो दानिश नीचे आया और बोला, ठीक है, अगर कोई नहीं चाहता तो मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब मुझे इसका ही प्रयोग करना होगा। दानिश के कहने मतलब कोई नहीं समझा, लेकिन उन्होंने देखा कि दानिश ने अपनी स्पेस रिंग से एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला और उसे जमीन पर रखा। फिर उसे छूकर दानिश ने कोई मंत्र बोला। लकड़ी का टुकड़ा बड़ा होता गया, फिर वो एक दरवाजा बन गया। अरुण और बाकी लोग ये देख पूरी तरह से चौंक गए। वो दानिश उसके बारे में पूछने वाले थे, लेकिन दानिश ने उनसे कहा, तुम्हारे जो भी सवाल है उन सभी के जवाब इस दरवाजे के अंदर जाकर दूंगा। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, जल्दी करो और अंदर आ जाओ। दानिश ने मंत्र बोलकर दरवाजा खोला और सभी के अंदर जाने पर दरवाजा बंद किया और फिर से छोटा कर दिया। दानिश के अंदर जाते ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी लौ बुझ गई थी, क्योंकि दानिश दूसरी दुनिया में चला गया था, जिस वजह से एल्डर को लगा कि वह लड़का मारा गया। अंदर वही पहले की तरह दिन था। सूरज की गर्मी से रेगिस्तान तप रहा था, उन्हें दूर दूर तक रेत ही रेत दिख रहा था। अंदर आते ही अरुण बोला, भाई ये सब क्या है? कौन सी जगह है ये? बाहर तो रात थी लेकिन यहाँ तो सूरज की इतनी गर्मी है कि मेरी जल्दी ही चिकन तंदूरी बन जाएगी। दानिश, ये दरवाज़ा मुझे रंगभूमि में मिला था। इस दरवाजे के अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। बाहर का एक दिन गुजरता है तब यहाँ 5 दिन हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की एनर्जी से बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ कल्टीवेट करने पर बाहर के मुकाबले 10 गुना होती है। दानिश की बात सुन सभी लोग चौंक गए। 10 गुना ज़्यादा तेजी से कल्टीवेशन। तभी मानवी बोली, लगता है आपकी ताकत का राज यही है, इसकी वजह से आप इतने ताकतवर हो। दानिश, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये तो मुझे रंगभूमि में जाने के बाद मिला। क्या मैं पहले ताकतवर नहीं था? रानी सोच में पड़ गई।
बात तो सही थी, दानेश पहले से ही ताकतवर था। शिवा, क्या मैं यहाँ कल्टीवेट कर सकता हूँ? मुझे भी आपके जैसा ताकतवर बनना है, प्लीज़ मना मत करना। दानेश मुस्कराते हुए बोला, ये भी कोई पूछने की बात है। अब जब तुम्हें मेरे इस राज के बारे में पता चल ही गया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ जितना चाहो कल्टीवेट कर सकते हो। लेकिन तुम सभी को इसे राज ही रखना होगा। उन लोगों को भी पता था कि ये एक बहुत बड़ा खजाना था, अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो वो ज़रूर इसे पाने की कोशिश करेंगे और फिर उनके हाथ से कल्टीवेट करने का ये सुनहरा अवसर निकल जाएगा। तो उनमें से ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं था जो ऐसा करेगा। मानवी और शिवा कल्टीवेट करने बैठ गए तो अरुण और गुड़िया अपने जादू की प्रैक्टिस करने लगे। उन्हें ये सब करता देख दानेश को एक आइडिया आया, उसे सोच वह बहुत खुश हो गया।